फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स मिरर के लिए कर रहे हैं। इससे पहले वाला क्या पढ़ा था, कॉनकेव मिरर के लिए कर रहे हैं, करा था। अभी क्या पढ़ रहे हैं, कॉन्वेक्स के लिए। कॉन्वेक्स का डायग्राम ऐसा होता है, ठीक है। ये जो तुमने लाइन ड्रॉ कर रखी है इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो मैंने इसको कल की तरह नाम दे दिया, ये एक्स और वाई जो है प्रिंसिपल एक्सिस का नाम हो गया। अब यहाँ पे पॉइंट्स लोकेट करें। सबसे पहले जो ये वाला पॉइंट है इसको पोल बोला, क्योंकि इसका सेंटर अंदर की तरफ होता है, तो यहाँ कहीं पे इसका सेंटर मान रही हूं मैं, ठीक है। और इन दोनों का जो हाफ होता है उसको फोकस कहते हैं, पता ही होगा इसका चीज। अब कल वाला ही तुम्हें कंसिडर करना है सारी चीजें जो तुमने कल लिखी थी। सबसे पहले हमने ये मानना है कि हम यहाँ पर मान रहे हैं कि जो हमारे पास अपर्चर है किसका, कौन से मिरर का, तो हम मान रहे हैं कि जो कॉन्वेक्स मिरर है उसका अपर्चर कैसा है, ठीक है, ऐसा मान रहे हैं। क्योंकि हमारे चैप्टर्स में तुम्हें पता ही है कि हमें सारे स्मॉल अपर्चर वाले ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो हमने क्या कंसिडर किया कि जो अपर्चर है कॉन्वेक्स मिरर का बहुत ज्यादा क्या है, स्मॉल है। उसके बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पर लाइट रे को फेंकेंगे। और लाइट रे को कैसे फेंक रहे हैं, पैरेलल फेंक रहे हैं। समझे कि नहीं समझे, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लाइट रे को फेंक रहे हैं। और कैसे फेंक रहे हैं, इसको पैरेलल फेंक रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक लाइट रे ड्रॉ करा मैंने, इस लाइट रे का नाम mn रख दिया जैसे कल रखा हुआ था, ठीक है। और लाइट रे तुम्हें कैसे फेंकना है, पैरेलल फेंकना है। तो ये लाइट रे का नाम क्या हो गया, ये वाला m और यहाँ वाला पॉइंट हो जाएगा n। तो mn लाइट रे तुमने ड्रॉ करना है, ठीक है। अभी मैं रफली बना रही हूँ, रफ हैंड से, तुमको स्केल से बनाना है जब भी क्वेश्चन आएगा पेपर में, ठीक। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन ड्रॉ करो। क्यों करना है सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन ड्रॉ, क्योंकि तुम्हारे पास ये क्या बनेगा, नॉर्मल बनेगा। तो सबसे पहले तुमने क्या करा, एक नॉर्मल ड्रॉ करा जो कहां से जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा। पता है ना ये चीज, पता है ना, नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके जाता है या नहीं पता। सर्कल का सेंटर जो है उस सेंटर से अगर एक लाइन ड्रॉ करी, इसको रेडियस कहते हैं, बताया था कि नहीं। और जो ये रेडियस होता है वो सरफेस के साथ कितना एंगल बना के बैठता है, 90 डिग्री बना के बैठता है। तो ये जो सेंटर है इसी को तो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल रहे हैं यहाँ पर। तो अगर मैं इस सेंटर से यहाँ की तरफ एक लाइन ड्रॉ करती हूँ तो ये लाइन भी तुम्हारा रेडियस होगा और ये सरफेस के साथ 90 डिग्री बना के बैठेगा। इस लाइन को अगर मैं आगे एक्सटेंड कर दूं तब भी ये कितना होगा, 90 डिग्री बना के बैठेगा। समझ में आ ही रहा होगा जो भी बनाया तुमने, ठीक। अब वही सेम चीज यहाँ पे कर दिया कि तुमने क्या करा, नॉर्मल ये जो सरफेस है, सरफेस से तुमने नॉर्मल ड्रॉ करा। नॉर्मल क्यों ड्रॉ कर रखा है, ताकि तुम यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को लगा सको। क्योंकि लाइट आ रही है तो होगा क्या, अब वो रिफ्लेक्ट करके जाएगी कि नहीं जाएगी। कैसा मिरर है, डाइवर्जिंग की कन्वर्जिंग है, डाइवर्जिंग। तो लाइट रे को क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, तो मिलाएगा नहीं। जब ये लाइट रे डाइवर्ज होगी तो इसके नीचे इस साइड तो आ नहीं सकता। जिस तरफ ये लाइन है, अगर लाइन की तरफ लाइट रे आ रही है मतलब वो कन्वर्जिंग है, अगर लाइन से दूर भागेगी तो मतलब वो कैसा मिरर है, डाइवर्जिंग मिरर है, ठीक है। तो अब जितना एंगल यहाँ पे बना है नॉर्मल के साथ, जो इंसिडेंट का एंगल बना है इसको एंगल आई बोल दिया, है ना। अब होगा क्या कि यहाँ पर जो लाइट रे है वो क्या करेगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी इस वाले पॉइंट से। और जितना एंगल उसने किसके साथ बनाया था, एंगल ये नॉर्मल के साथ बनाया था इंसिडेंट ने, उतना एंगल ये भी बनाएगी। लेकिन तुम्हें इस तरीके से इस इंसिडेंट एंगल को फेंकना है कि ये ऐसा लगे कि भैया ये फोकस को कट करते हुए गई है। समझे या नहीं, इसको तुम्हें इस तरीके से फेंकना है कि ऐसा लगे किसको कट करते गई है, वो फोकस को कट करते हुए गई है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसका रूल क्या है पहला वाला कि जब लाइट रे पैरेलल आती है तो कहां से पास होती है, फोकस से पास होती है। लेकिन यहाँ पे तो मिरर लग चुका था तो फोकस के ये मिरर के अंदर तो घुस नहीं सकती है, समझ रहे हो कि नहीं। तो हमें ऐसा लगेगा कि जो लाइट रे है वो कैसे जा रही है, वो फोकस को कट करते हुए जा रही है। इसको सीधा बनाना है, सीधा दिख नहीं रहा है यहाँ पे डायग्राम में, ठीक है। बट इसको कैसे बनाओगे तुम, स्ट्रेट बनाओगे, समझ में आया। जितना एंगल ये है उतना ही एंगल क्या बनेगा, ये वाला बनेगा जिसको एंगल आर बोल रहे हैं। यहाँ पे सेम नहीं दिख रहे बट वो दोनों सेम ही है। समझ में आ गया इतना, ठीक है। अब हम जो हमने कल लिखा था वहां पे सारी चीजें वो लिख रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखा था कि हम क्या कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू कौन सा, या फिर पहले हमने मानी थी सारी चीजें कि सीपी को ये मानते हैं, सीएफ को ये मानते हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा कि हम मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं कि ये जो पी से एफ की दूरी है, पी से एफ की दूरी है, ये स्मॉल एफ हो गया। स्मॉल एफ का मतलब क्या होता है, फोकल लेंथ, ये हमने इसको माना। सेकेंड चीज, पी से सी तक की जो दूरी है, पी से सी तक की दूरी जो है उसको आर क्या बोलते हैं यहाँ पर, रेडियस ऑफ क्या, कर्वेचर। तो ये हमने इसमें माना, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हमें पता है कौन सा लॉ, हाँ। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, पहला लॉ, एंगल आई बराबर क्या होता है, एंगल आर। अगर मैं अपने अकॉर्डिंग एंगल आई को थीटा मान लूं तो मैंने माना कि एंगल आई क्या है, थीटा है, तो एंगल आर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, थीटा हो जाएगी। क्यों हुआ, क्योंकि एंगल आई बराबर कितना होता है, एंगल आर के। समझ में आया कि नहीं आया। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे इन दो के बीच का रिलेशन निकालना है। और तुम्हें इन दो का बीच का रिलेशन पता है, ऐसा कुछ होता है या फिर हम ऐसा लिखते हैं कि नहीं लिखते। तो अब ये आर क्या है, ये तो ये वाला डिस्टेंस है,
ये एफ क्या है, ये वाला डिस्टेंस है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू के टर्म्स में आंसर चाहिए जो हम डेरिवेशन कर रहे हैं। लेकिन मैंने स्टार्ट तो यहां से करा था, तो यहां से निकल कर मुझे यहां तक पहुंचना होगा। ठीक है, तो कल जो हमने क्वेश्चन करा था उसमें क्या करा था, हमने इस एंगल को, जो ये वाला एंगल था जिसको हमने कल अल्फा बोला था, इसको कंसीडर करा था। समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन उसमें तो बड़ा अच्छा हो गया था एंगल, सीधे जेड बन रहा था और बन गया था ना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ आ नहीं रहा, तो हमने क्या करा, दोबारा से एक बार इसको डायग्राम को मैं यहाँ पे बना रही हूँ। ठीक है, या यहाँ पे बना देती हूँ दोबारा से। कौन सा डायग्राम बनाया, एक ये वाला पॉइंट है यहाँ पर एफ वाला, ठीक है, और एक ये वाली लाइन में बना रही हूँ यहाँ से ऐसे, और इन दो पॉइंट को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। समझ में आया कि नहीं? ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मैंने एक ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइन ड्रॉ कर रखी है और एक ये फोकस वाली लाइन ड्रॉ कर रखी है। ये वाला जो एंगल है ये है एंगल आर। ये कौन सा एंगल हो गया, एंगल आर, जिसको मैंने थीटा बोला गया। समझिए? तो क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो सकता है? हो सकता है कि नहीं? क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझ पा रहे हो कि नहीं? ये दोनों एंगल क्या हो गए, बराबर हो गया। एंगल आर को तुमने क्या माना था, थीटा, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। अच्छा एक चीज सुनो, कल हमने एक अल्फा एंगल माना था, तो अल्फा एंगल कौन से वाले को माना था, जो सी के साथ एंगल था उसको अल्फा माना था। तो मैं इसको अल्फा नहीं बोल रही, ठीक है, क्योंकि सी वाले के साथ का जो एंगल होगा मैं उसी को अल्फा बोलूंगी, ताकि कल वाले में और आज वाले में कंफ्यूजन ना हो जाए। तो मैंने क्या बोला, मैंने इसको बोला बीटा एंगल। समझ रहे हो कि नहीं समझे? तो मैं यहाँ पर क्या लिख रही हूँ, मैं ये लिख रही हूँ कि जो एंगल पहले इसका पॉइंट क्या है, इस पॉइंट का नाम एल है, पता है ना, ये वाला जो पॉइंट है इसका नाम क्या है, एल। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मैं बोल रही हूँ उसको ऐसे लिख सकती हूँ, एंगल एफ एन सी, जिसको मैं किस तरीके से लिखती हूँ, एंगल एन भी लिख सकती हूँ, एंगल एफ एन सी, और जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल एन, एंगल एन, इसको मैं बीटा मान रही हूँ। तो ठीक है, तो मैंने माना है कि लेट ये वाला एंगल बीटा है। समझ में आया कि नहीं? तो ये जो बीटा एंगल है और ये एंगल आर है, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो एंगल बीटा जो है, एंगल या बीटा, सीधे सीधे बीटा लिखते हुए एंगल बीटा जो भी है, समझ पा रहे ना मैं क्या लिख रही हूँ? तो एंगल बीटा जो है वो क्या है, एंगल आर के बराबर। इसको बीटा या एंगल बीटा लिख दो। समझ में आया कि नहीं? एंगल आर के बराबर है, तो एंगल बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि एंगल आर की वैल्यू कितनी है, थीटा। समझ में आया कि नहीं? और ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। समझ में आ रही है? ये यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ, सॉरी, ये यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ, ये वाली चीज में ऊपर लिख रही हूँ कि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसलिए दोनों बराबर हो गए। समझे? और एंगल आर की वैल्यू क्या थी, थीटा, तो एंगल बीटा की वैल्यू भी कितनी हो गई, थीटा हो गई। समझे? ये एंगल मुझे पता चल गया, कल भी दो एंगल पता थे ना, तो यहाँ पर एक एंगल तो पता चल गया। अब मुझे कौन सा एंगल चाहिए, ये वाला एंगल सी चाहिए। तो ये वाले डायग्राम से मैंने इसको समझाया। अब मैं एक और नया डायग्राम यहाँ पे बना रही हूँ ताकि मैं एंगल सी निकाल सकूं। समझो? जैसा कल किया था वही सेम है। अब क्या करा, मैंने ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ली है, लाइन ली है, क्यों, अभी समझ जाओगे। ये एक लाइन है, कौन सी वाला, एम और एन वाली लाइन, ठीक है, और एक लाइन ये पूरी ले रही हूँ, ये कौन सी लाइन है, एक्स और सी वाली लाइन, एक्स और सी तक का लाइन ले रखा है मैंने, ठीक है। और इन दोनों पे एक ऐसा किसको माना जाए, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से देखना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर रखी है तुमने, सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन ड्रॉ कर रखी है ऐसे, ठीक है। ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है एन और ये पॉइंट हो गया सी, समझ रहे हो कि नहीं। और इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन ड्रॉ कर रखी है, और ये एंगल क्या लिखा हुआ है, एंगल आई लिखा है कि नहीं। अब मुझे बताओ, ये वाला एंगल और इस वाले एंगल में कोई रिलेशन हो सकता है, हो सकता है, कैसे, अगर मैं इसको आगे की तरफ लेके जाऊं, कौन सा लग रहा है, जेड, जेड, जेड नहीं, ये दोनों एंगल बन रहे हैं ना, ये तुमने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सुना है कि नहीं सुना। तो अगर ये वाला एंगल जितना होगा उतना ही नीचे वाला एंगल भी होगा, पता होगा, ये पता होगा ना। अगर ये बाहर वाला एंगल है तो ये भी बाहर वाला ही सेम होगा, ये वाला सेम नहीं हो सकता एंगल, पता होगा ना ये चीज, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल वाला। तो यहां से मैं अब यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है, क्या लिख रही हूँ कि एंगल सी जो है वो एंगल आई के बराबर है, सीधे सीधे लिख रही हूँ। एंगल सी, इस एंगल सी को मैं अल्फा मान रही हूँ, क्योंकि मैंने कल भी एंगल सी को क्या माना था, अल्फा माना था। और एंगल ये जो है, ये वाला जो भी एन वाला एंगल है, इसको मैंने बीटा माना है यहाँ पर, क्योंकि इस वाले पार्ट में तुम्हें दो एंगल निकालने, कल वाले में एक ही एंगल निकालना था, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, इस वाले को मैंने अल्फा माना है, तो मैंने बोला कि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आई। एंगल सी जो है, ये एंगल सी जो है वो किसके बराबर है, एंगल आई के बराबर है। और ऐसा मैंने क्यों माना, क्योंकि ये मेरे कौन से एंगल हो गए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होने की वजह से दोनों एंगल क्या हो गए, बराबर हो गए। अब मुझे बताओ, एंगल सी की वैल्यू क्या मानी है मैंने,
अल्फा, अल्फा मानी है ना, और एंगल आई की वैल्यू क्या है, थीटा। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, थीटा आ गई। मतलब कि सारे एंगल तुम चेक करो, ये भी थीटा है, ये थीटा है, और ये वाला भी थीटा और ये भी थीटा है। समझ में आया कि नहीं? तो अब मैं इसको इसी डायग्राम में मेंशन कर रही हूँ कि एंगल आई जो है वो क्या है, थीटा। एंगल आर भी क्या है, थीटा। ये एंगल भी क्या हो गया, थीटा, और ये वाला एंगल भी क्या हो गया, थीटा। समझ में आया नहीं आया? पहले इतना नोट करो। उसके बाद अभी मैंने यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा था कि जो एंगल सी है वो किसके बराबर है, एंगल आई के बराबर है, ऐसा कुछ लिखा था। एंगल सी को मैंने क्या माना है, अल्फा माना है, तो मैं इसको एंगल अल्फा या अल्फा लिख सकती हूँ, और ये हो जाएगा थीटा के बराबर। समझ में आया कि नहीं आया? अब मैं दोबारा से वही सेम करूंगी, क्या फिर से ट्राइंगल देखना है। कौन सा ट्राइंगल देखना है, इन ट्राइंगल, या फिर से लिख देते हैं ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है हमारे पास, एनएफसी। ट्राइंगल एनएफसी हमारा कैसा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, ये कल भी बता रखा है क्यों है आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसका अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊं, ऐसा कुछ बन रहा है छोटा छोटा सा, यहाँ पे थीटा आ रहा है, यहाँ पे थीटा आ रहा है, ये वाला पॉइंट एन हो गया, ये पॉइंट एफ हो गया, और ये पॉइंट क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसके दो एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जब दो एंगल इक्वल होते हैं तो दो साइड भी क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। कौन से दो साइड होते हैं, अपोजिट वाले साइड। ठीक है, तो अगर ये वाला एंगल है, अगर ये एंगल है, तो कौन सा साइड बराबर हो जाएगा, ये वाला, यानी कि एफ सी जो है वो बराबर हो जाएगा इसका, ये जो थीटा इसके सामने वाला कौन सा हो गया, एन एफ। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो एफ सी किसके बराबर हो गया, एन एफ के बराबर हो गया। और ऐसा क्यों लग रहा है, क्यों लग रहा है, रीजन बताओ। बिकॉज इस ट्राइंगल में, बिकॉज टू एंगल्स आर सेम, दो एंगल जो है इस ट्राइंगल का, टू एंगल ऑफ ट्राइंगल इज सेम, दैट्स व्हाई अपोजिट साइड्स भी क्या हो गए, इक्वल। दैट्स व्हाई देयर अपोजिट साइड्स आर इक्वल। समझ रहे हो? वरना जो लाइन कल उस वाले में लिखवाई थी वही लाइन यहाँ पे भी लिख देना। समझ में आया क्या लिखा? उसके बाद क्या करना है, अब बोलेंगे कि हमने अपर्चर ये माना था कि बहुत ज्यादा छोटा था, याद है कि नहीं? फिर से स्टार्टिंग वाले में जाएंगे कि हमने क्या माना था। जैसे कि हमें पता है, हमें क्या पता है कि अपर्चर इज वेरी स्मॉल। कौन सा अपर्चर, किस वाले का मिरर, कौन से मिरर का अपर्चर है, ये कॉन्वेक्स का। तो एज वी नो अपर्चर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज वेरी स्मॉल। तो जो दो पॉइंट्स है, कौन कौन से पॉइंट्स, ये जो पॉइंट एन है, सो पॉइंट एन इज वेरी क्लोज, हाँ वेरी क्लोज टू पॉइंट पी, या फिर जो कल लाइन लिखवाई थी वही लाइन लिख देना कि पॉइंट एन और पॉइंट पी दोनों क्या है, बहुत ज्यादा क्लोज है। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि हमारा ये, मैंने तुमको पहले बता दिया था कल वाले लेक्चर में कि ये जो साइज होता है इतना बड़ा नहीं होता है। ये तो मैं डायग्राम को साफ साफ दिखाने के लिए इतना बड़ा डायग्राम बना रखा है, अदरवाइज बहुत छोटे होते हैं। तो ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है उसके बहुत ज्यादा क्लोज होगा, किसके, ये पॉइंट पी के, ये जो लाइन है ये एक्स पी के बहुत ज्यादा क्लोज होगा। तो ये डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा, अरे भाई देखो ना, ये वाला डिस्टेंस, अगर ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा तो ये डिस्टेंस तुम्हारा ये एन और एफ हो जाएगा ना, तो ये एन एफ पी एफ के बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, अगर ये वाली कंडीशन लगाते हो तो। समझ पा रहे हो कि नहीं? ये पॉइंट यहां से बहुत पास आ जाएगा तो पॉइंट ये बनेगा ना फिर एन वाला। तो यहां से क्या आया तुमको समझ में कि एन एफ जो है वो इक्वल, पूरा इक्वल नहीं, नियरली किसके बराबर हो जाएगा, पी एफ के बराबर। नियरली किसके इक्वल हो जाएगा, पी एफ के बराबर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने ये चीज मानी हुई। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं, अब क्या करना है, अब लास्ट वाला कंडीशन करेंगे। हमें ये पता है कि जो ये पीसी है, पीसी किसके बराबर हो जाएगा, पीएफ प्लस एफसी के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पीसी किसके बराबर हो जाएगा, पीएफ प्लस एफसी के बराबर हो जाएगा। अब हमने स्टार्टिंग में कुछ माना था कि नहीं माना था कि पीएफ की वैल्यू किसके बराबर, पहले पीसी को देख लेते हैं। पीसी की वैल्यू किसके बराबर हमने मानी थी, आर के बराबर। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसके बाद पीएफ की वैल्यू हमने किसके बराबर मानी है क्वेश्चन में, स्मॉल एफ के बराबर। और ये एफ सी जो है, यहाँ पे हमने माना तो कुछ था नहीं क्वेश्चन में, लेकिन एफ सी किसके बराबर है, एन एफ के बराबर है, तो यहाँ पे लिख दिया एन एफ। ठीक है, उसके बाद एन एफ किसके बराबर है, पी एफ के, तो अगली वाली लाइन में लिखेंगे इसको आर इज इक्वल टू एफ प्लस एन एफ किसके बराबर हो गया, पी एफ के। और जो पी एफ है हमने स्टार्टिंग में किसके बराबर माना था, स्मॉल एफ के। तो आर इज इक्वल टू स्मॉल एफ प्लस स्मॉल एफ, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2f। फिर यहाँ पे लिख रही हूँ, तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r डिवाइड बाई 2। बताओ आया नहीं आया? थोड़ा सा मोस्टली तो सिमिलर है, बस दो जगह तुम्हें ध्यान रखना है। पहले तो तुम्हें ये डायग्राम ध्यान रखना है, उसके बाद दो एंगल्स आते हैं उसमें तुम्हें उसका ध्यान रखना है। बाकी सारी लाइंस तो सिमिलर है ना, जैसे वहां करा था। आ रहा है समझ में कि नहीं? एक बार दोबारा समझा देती हूँ इसको।
तो रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ और रेडियस निकालना है कॉन्वेक्स मिरर के लिए। सबसे पहले ये रहा डायग्राम, डायग्राम में क्या समझना है, पहले तुम्हें पॉइंट्स लोकेट करने हैं। ये एक्स और वाई क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये तुम्हारा पोल हो गया, फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। और फिर तुमने क्या करा, लाइट फेंका, और लाइट का नाम मैंने mn लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और लाइट कैसे फेंका हुआ है, लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फेंका हुआ है। जब तुमने लाइट रेज को पैरेलल फेंक दिया, सबसे पहले ड्रॉ करोगे क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी सबसे पहले ड्रॉ करोगे नॉर्मल, किससे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक लाइन ऐसे खींचनी है जो फोकस को कट करते हुए जाए। तो तुमने दो लाइन खींचनी है, एक तुमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पार करवाना है और एक तुमने फोकस से पार करवाना है। उसके बाद ये एंगल आई और ये एंगल आर तुम्हें पता है ये क्यों है, ठीक है। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, ये दोनों एंगल जो दिख रहे हैं वो तुम्हें वर्टिकली अपोजिट एंगल दिख रहे हैं। और ये वाली जो लाइट है, ये वाली जो लाइन है जिसको मैंने बोला mn, और ये वाली जो लाइन है जिसको मैंने बोला xy, तो xy और mn क्या है, पैरेलल है, समझे। और जब भी दो लाइन अगर पैरेलल होती हैं, तो ये वाला एंगल अगर वो किसी एक पॉइंट पे कट कर रहे होंगे, अगर उनके बीच में कोई एक बाइसेक्टर होगा, उसको कट करने वाला पॉइंट होगा, तो वो एंगल जो होगा वो अंदर वाले एंगल के बराबर होगा। अगर ये भी अंदर वाला एंगल है तो इसका भी अंदर वाला एंगल बराबर होगा, इसका बाहर वाला एंगल इसके बाहर वाले एंगल के बराबर होगा। समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा तुम्हें याद रखना था। अब वही सेम चीज जो हमने कल स्टार्ट किया था, सबसे पहले ये कंसीडर करेंगे कि जो अपर्चर है कॉन्वेक्स मिरर का बहुत ज्यादा क्या है, छोटा है। उसके बाद हमने कुछ चीजें जो मानी थी, मानी क्या है, पोल और फोकस से जो फोकस की जो दूरी है उसको फोकल लेंथ बोला, यानी कि पोल से जो फोकस की दूरी है उसको फोकल लेंथ कह दिया, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो दूरी है उसको रेडियस कह दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लगाया, पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। पहले लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से एंगल आई एंगल आर की क्या होता है, बराबर होता है। तो अगर मैं एंगल आई को थीटा मान लेती हूँ तो एंगल आर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, थीटा हो जाएगी। सबसे पहले तुमने क्या करा, इस वाले एंगल को सेम लेकर आना है। तो कैसे लेकर आओगे, साथ साथ यहाँ से तो दिख नहीं रहा लेकिन यहाँ पे दिख रहा है, ये दोनों एंगल कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो तुमने यही बोला कि जो एंगल एन है और जो एंगल आर है, एंगल एन और एंगल आर क्या हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ लिखा है एंगल आर जिसको मैंने अभी बीटा मान रखा है, सीधे सीधे तुम लिख सकते हो कि एंगल आर बराबर हो गया थीटा के, सीधे सीधे ये वाला पॉइंट लिख सकते हो। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि तुम्हारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये, समझ में आया। फिर उसके बाद तुम यहाँ पर एडिशन एक लाइन और लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि जो mn है और जो xy है वो दोनों एक क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो एंगल c जो है ये वाला, ये जो एंगल c है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल i के बराबर हो जाएगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ। हमने कहां तक का कर लिया था कि एंगल c जो है वो एंगल i के बराबर है, पता है ना। ये जो एंगल c है वो एंगल i के बराबर है, क्यों, mn और जो xy है ये क्या है, तुम्हारे पैरेलल लाइन से पैरेलल है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए तो दोनों बराबर हो गए, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा के बराबर, क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। ये तो समझ में आ रही बात। फिर उसके बाद हमने बोला ये जो ट्रायंगल है जो यहाँ पे बना रखा है जिसको बोला एनएफसी, ये ट्रायंगल कैसा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तुम्हें कैसे पता चला, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल की क्या पहचान होती है, उसके दो एंगल सेम होने चाहिए। अगर दो एंगल सेम होंगे तो उसके दो साइड भी सेम होंगी। अब कौन सी दो साइड सेम होंगी, इनके अपोजिट वाली साइड जो होंगी सेम होंगी, एंगल के अपोजिट। एंगल के अपोजिट ये वाला साइड है और ये एंगल के अपोजिट ये वाला साइड है, यानी कि एनएफ और एफसी क्या हो गए, बराबर हो गए, ठीक है। उसके पीछे रीजन लिख लिया क्यों बराबर हो गए। उसके बाद जो हमने स्टार्टिंग में बताया था कि हमें पता है अपर्चर क्या है, इसका बहुत ज्यादा छोटा है, तो ये जो पॉइंट एन है, ये जो पॉइंट एन है वो बहुत ज्यादा पास होगा किसके, पॉइंट पी के, ठीक है। अगर ये बहुत ज्यादा पास है तो ये जो डिस्टेंस है कौन सी वाली, एनएफ, जो ये ऊपर वाली डिस्टेंस है एनएफ, वो पीएफ के क्या होगी, बराबर होगी, अप्रोक्सीमेटली बराबर होगी, है ना। तो एनएफ किसके बराबर हो गई, अप्रोक्सीमेटली पीएफ के बराबर हो गई। अब क्या हो गया, मुझे ये वाली वैल्यू भी पता चल गई, ये वाली वैल्यू भी पता चल गई। अब मैं पूरा लगाऊंगी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। इसमें क्या लगाना है, पीसी की वैल्यू किसके बराबर हो सकती है, पीएफ प्लस एफसी के बराबर हो सकती है, ठीक है। जिसमें पीसी को हमने क्या माना था, आर माना था, पीएफ को क्या माना है, एफ माना है, और एफसी की वैल्यू यहाँ पे हमने एफसी ही रखी, और एफसी की वैल्यू हमने किसके बराबर करी थी, एनएफ के बराबर करी थी। फिर उसके बाद एनएफ की वैल्यू किसके बराबर करी थी, पीएफ की वैल्यू के बराबर, और पीएफ की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या मानी थी, स्मॉल एफ। तो यहाँ पे रखा, इसको सॉल्व करा, आंसर निकाला, ठीक है।